नमस्कार। भूगोल की इस कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है पर्वत एवं पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। यदि हम पृथ्वी को बहुत दूर से देखें अंतरिक्ष से, तो जैसे जैसे अगर हम पृथ्वी के पास निकट आते जाते हैं, हमें पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां सबसे पहले नजर आती है, जो फीचर्स सबसे पहले नजर आते हैं, वो होते हैं महाद्वीप और महासागर, जिन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहा जाता है। यदि हम उन प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के साथ साथ और पृथ्वी के निकट बढ़ते चले जाते हैं तो हमें द्वितीय श्रेणी के उच्चावच नजर आते हैं, जिनमें स्थल में पाए जाने वाले तीन उच्चावच बहुत महत्वपूर्ण है: पर्वत, पठार और मैदान। इन्हीं द्वितीय श्रेणी के प्रमुख उच्चावचों में से एक उच्चावच के बारे में आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि वास्तव में पर्वत क्या है, क्योंकि इसके बारे में कई तरह की परिभाषाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से कोई एक स्पष्ट परिभाषा पर्वत के बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन यदि सामान्य तौर पे कहा जाए तो अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ भूभाग पर्वत कहलाता है। अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ भूभाग पर्वत कहलाता है, जिसका शीर्ष ऊंचाई के साथ साथ संकुचित होता चला जाए। यहां पर जो स्पष्ट करने वाली बात है वो क्या है कि एक सामान्य यदि परिभाषा ली जाए तो पर्वत अपने आसपास के भूभाग से ऊंचा उठा हुआ होगा, और जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसका शीर्ष जो है वो संकुचित होता चला जाता है। ये एक सामान्य परिभाषा है। इसे कई बार ये परिभाषा अपवाद स्वरूप सही साबित भी नहीं होती। हम आगे देखेंगे पर्वतों के प्रकारों में कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो ऊपर से इतने संकुचित नहीं भी होते, लेकिन फिर भी एक सामान्य रूप से कहा जा सकता है अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचे उठे हुए भाग पर्वत कहलाते हैं। एक सामान्य चित्र यदि पर्वत का देखें, आपके सामने नजर आ रहा है, ये जो नजर आ रही है भू आकृति, ये पर्वत है। आप देख पा रहे हैं कि अपने आसपास के क्षेत्र से अचानक ऊंचा उठा हुआ भूभाग है, तथा जैसे जैसे हम इसके शीर्ष की तरफ जाते हैं इसकी आकृति संकुचित होती चली जाती है। यदि हम आगे बढ़े तो एक और शब्दावली है जिसका बहुत बार प्रयोग होता आता है, और वो है पहाड़ी, हिल। तो पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर है, ये भी हमें थोड़ा सा समझना आवश्यक होगा भूगोल के विद्यार्थी के दृष्टिकोण से। यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि एक सर्वमान्य परिभाषा पर्वत और पहाड़ी को विभेदित करने की नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग स्वरूपों में पर्वत और पहाड़ी को अलग अलग रूप से परिभाषित किया जाता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है एक पर्वत और पहाड़ी में, वो है उनकी ऊंचाई को लेकर। सामान्यतः पर्वत पहाड़ी की तुलना में अधिक ऊंचे होते हैं। अधिक ऊंचे कितने, इसके बारे में एक मत नहीं है। कुछ देश हैं उनमें 300 मीटर की ऊंचाई को ही से अधिक ऊंचे यदि कोई स्थल भूखंड है उसे पर्वत, और 300 मीटर से नीचे यदि कोई है तो उसे पहाड़ी कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में ये 600 मीटर है, लेकिन सामान्यतः 900 मीटर की ऊंचाई को एक डिमार्केशन लाइन के रूप में लिया गया है। यदि कोई स्थलखंड अपने आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ है और उसकी ऊंचाई आसपास के क्षेत्र से 900 मीटर से ऊंची है तो उसे हम पहाड़ कहेंगे, और यदि 900 मीटर से कम ऊंची है तो उसे हम पहाड़ी के रूप में परिभाषित करेंगे। यदि हम चित्र में देखें तो आपको दिख रहा है अपने आसपास के क्षेत्र से काफी ऊंचे उठे हुए भाग हैं, इसलिए पर्वत होंगे। इसके विपरीत अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरे चित्र के अंदर हमें पहाड़ियां नजर आ रही हैं, क्योंकि अपने आसपास के क्षेत्र से बहुत अधिक ऊंचे नहीं है। यहां पर केवल ऊंचाई मात्र ही एक डिफरेंशिएट करने का साधन नहीं है। एक और अन्य तथ्य है जो हमें इन दोनों चित्रों में स्पष्ट नजर आ रहा है, और वो है ढाल। पर्वत जो होते हैं उनके ढाल अपेक्षाकृत तीव्र होते हैं, बहुत स्टीप स्लोप्स होते हैं, तीव्र ढाल के होते हैं। यदि हम देखें तो ये जो ढाल है ये अत्यधिक तीव्र होता है। इसके विपरीत यदि पहाड़ी की बात की जाए तो पहाड़ी के जो ढाल होते हैं वो तीव्र ना होकर बल्कि मंद ढाल के होते हैं। तो तीव्र ढाल पर्वतों की ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर्वतों की विशेषता है, वहीं मंद ढाल एवं निम्न ऊंचाइयों वाली जो स्थलाकृति होती है उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। यहां बार बार मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ऊंचाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हमें भूगोल के स्टूडेंट के रूप में समझना है। देखिए, ऊंचाइयां दो तरीके से होती है, एक निरपेक्ष ऊंचाई होती है और एक सापेक्ष ऊंचाई होती है, रिलेटिव हाइट और एब्सोल्यूट हाइट। निरपेक्ष ऊंचाई का मतलब एब्सोल्यूट हाइट और सापेक्ष ऊंचाई का मतलब रिलेटिव हाइट।
जैसे यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, यदि उसकी ऊंचाई के बारे में हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सामान्यतः उसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, और अधिक ध्यान से अगर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जाएं तो 8,849.6 मीटर। ये ऊंचाई कहां से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ये जो ऊंचाई है, जब भी हम बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला के बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में, इस शिखर की जो ऊंचाई है वो हम लिखते हैं 8,800, अगर मान लेते हैं हम 50 मीटर। एक शब्द इसके आगे जरूर लिखा होता है, वो होता है MSL, मीन सी लेवल, औसत समुद्र तल से ऊंचाई। ऐसा नहीं है, यदि आप इस चित्र के अंदर देखें तो जो नीचे आपको झील नजर आ रही है, इस झील से इसके ऊपर वाला जो शिखर है, अगर ये माउंट एवरेस्ट का चित्र अगर हो, क्योंकि इससे पहले वाला चित्र जो था वो माउंट एवरेस्ट का था, हम देखते हैं जरा ये वाला चित्र, ये जो पीक आपको नजर आ रही है माउंट एवरेस्ट है। यहां पर मैंने कहा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर, लेकिन ये 8,850 मीटर जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई उसकी जो नीचे आपको तलहटी नजर आ रही है, यहां से वो 8 या 8.5 किलोमीटर ऊंचा नहीं है। ये ऊंचाई कहां से है? मीन सी लेवल, समुद्र तल से उसकी औसत ऊंचाई है, औसत समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मानी जाती है। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट हाइट, निरपेक्ष ऊंचाई। सापेक्ष ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। तो जो 900 मीटर की मैं बात कर रहा था, वो 900 मीटर जो है वो निरपेक्ष ऊंचाई ना होकर बल्कि सापेक्ष ऊंचाई है। अपने आसपास के क्षेत्र से, औसत समुद्र तल से नहीं, अपने आसपास के क्षेत्र से वो 900 मीटर ऊंचा हो, अर्थात सापेक्ष ऊंचाई यदि 900 मीटर से अधिक है तो वो हमें पर्वत कहते हैं, और सापेक्ष ऊंचाई यदि 900 मीटर से कम है तो उसे पहाड़ी कहते हैं। निरपेक्ष ऊंचाई जो है उससे कहीं अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत व पहाड़ी में अंतर हम देख चुके हैं। अब फॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के प्रकार। देखिए, पर्वत पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले अत्यधिक विभिन्नता वाले भू आकृतियां हैं। अलग अलग स्वरूप इसके पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्वरूप है वो है एक पर्वत के रूप में। एक सिंगल माउंटेन होता है, जिसको हम चित्र के द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। इसके आसपास का क्षेत्र है वो मैदानी भाग है, उसके मध्य में एक ऊंचा उठा हुआ भाग होगा, शीर्ष इसका जो होता है वो संकुचित होता है। ये एक सामान्य प्रकार जो है पर्वत का, जिसे कि हम सामान्य रूप से पर्वत कहा जाता है। इसके और भी अनेक स्वरूप हो सकते हैं, जैसे पर्वत कटक या माउंटेन रिज। इसमें एक सिंगल माउंटेन ना होकर, एक सिंगल पर्वत ना होकर, बल्कि पर्वतों के एक समूह होती है, और वो पर्वतों का समूह अपने आप में एक रिज के तरीके की आकृति या इसको दीवार की तरह की आकृति का निर्माण कर लेती है। चित्र से स्पष्ट है, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक सिंगल, एक इकलौता पर्वत ना होकर बल्कि पर्वत आपस में एक कटक के रूप में बने हुए हैं। इस तरीके की आकृति आपको यहां पर नजर आ रही है। ये एक सिंगल माउंटेन था, ऐसा ना होकर बल्कि पर्वतों की एक पूरी श्रृंखला जो है वो इस तरीके से कटक के रूप में है, जिसके दोनों तरफ का ढाल जो होता है वहां पर बने हुए हैं। तो ये जो है इसे कहा जाता है पर्वत कटक। एक तीसरा फॉर्म और हो सकता है, जिसे कि हम कह सकते हैं पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज। पर्वत श्रेणी जो है वो अनेक पर्वत कटकों से मिलकर बनी हुई होती है, पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये समस्त जो पर्वत कटक के समूह जिनके मिलने से पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, ये सभी जियोलॉजिकली, भूगर्भिक रूप से एक समान उत्पत्ति वाले होते हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि पर्वतों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न रूपों से होती है, अलग अलग तरीकों से पर्वतों की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन पर्वत श्रेणी, एक पर्वत श्रेणी में जितने भी कटक है, उनकी विशेषता क्या है कि उन सब की एक समान रूप से ही उत्पत्ति होती है, समान प्रक्रिया के आधार पर उनकी उत्पत्ति होती है। यदि हम देखें तो हिमालयन पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी है। ये इसमें अनेक पर्वतों के कटक जो है समानांतर रूप से फैले हुए हैं, लेकिन इन सब की उत्पत्ति एक ही भूगर्भिक प्रक्रिया के द्वारा संपादित हुई है। तो हिमालय पर्वत जो है वो पर्वत ना होकर बल्कि पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी की एक और विशेषता होती है कि ये लंबाई में काफी अधिक विस्तृत होती है, काफी लंबी होती है, और लेकिन चौड़ाई में काफी संकीर्ण होती है, तो वो पर्वत श्रेणी कहलाती है। उदाहरण है हिमालय पर्वत श्रेणी। यदि नेक्स्ट हम देखें तो पर्वत तंत्र, माउंटेन सिस्टम। माउंटेन सिस्टम कुछ भी नहीं है बल्कि विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहते हैं। लेकिन इसमें केवल पर्वत श्रेणियां शामिल नहीं होती। हमें मालूम है कि
पर्वतीय क्षेत्रों में यदि हम गए हों कभी तो हमें देख पता है कि केवल वहां पर्वत शिखर नहीं है, केवल वहां पर्वत कटक या पर्वत श्रेणियां नहीं है, बल्कि उन पर्वतों के मध्य में घाटियां भी स्थित होती है। कुछ स्थान होते हैं जो मैदानी भाग होते हैं, कुछ स्थान है जहां पर पानी इकट्ठा होने की वजह से झील बन जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो स्थलाकृतियां हैं जिसके अंदर की पर्वतीय कटक, पर्वतीय श्रेणियां, उनके अंतर पर्वतीय मैदान, अंतर पर्वतीय घाटियां, झीलें, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है उसे पर्वतीय तंत्र के रूप में संज्ञा दी जाती है। यहां पर भी वही विशेषता होगी कि जो पर्वतीय तंत्र है इस सभी का भूगर्भिक रूप से इतिहास समान होता है। भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक ही प्रक्रिया के अंतर्गत इनका विकास होता है। अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय समूह या जिसे इंग्लिश में कॉर्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। ये विशाल क्षेत्रफल पर फैले हुए पर्वतीय भाग होते हैं। बहुत अधिक दूर दूर तक विशाल क्षेत्रों में पर्वत यदि फैले हुए हों तो उसे कॉर्डिलेरा या पर्वत समूह कहा जाता है। पर्वत समूह पर्वत तंत्र से भिन्न हो सकता है। इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें केवल उन्हीं पर्वतीय कटकों को, उन्हीं पर्वतीय समूहों को शामिल नहीं किया जाता जो कि समान उत्पत्ति के हैं, बल्कि भिन्न भिन्न उत्पत्ति के पर्वत यदि आसपास स्थित हैं तो वो सारे के सारे आपस में मिलकर पर्वतीय समूह या कॉर्डिलेरा का निर्माण करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के नाम से जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग में जो पर्वतों का समूह स्थित होता है उसमें उसे कहते हैं, जिसमें रॉकीज पर्वतमाला भी स्थित है जो कि एक वलित पर्वतमाला है, फोल्डेड माउंटेन है। इसके अलावा शेरा नेवेदा स्थित है जो कि ब्लॉक माउंटेन है, कोस्टल रेंज है। कई अलग अलग पर्वतीय तंत्र जो है वो आपस में मिलकर पर्वतीय समूह का निर्माण करते हैं। उदाहरण है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित। तो ये है पर्वतों के प्रकार, अलग अलग स्वरूपों के आधार पर यदि उनको समूहन है तो किस प्रकार से उनको परिभाषित किया जाए।